आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रेट्स के बारे में। देखना हाइड्रेट क्या होता है। देखो हम किस वर्ग के हाइड्रेट की बात कर रहे हैं, हम बात करें वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेट की। वर्ग 16 के भी पढ़ना है, वर्ग 17 के भी पढ़ना है। हाँ, वर्ग 18 के शायद आपको हाइड्रेट है। हाँ, तो हम अभी किस वर्ग के हाइड्रेट पढ़ने वाले, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेट का अध्ययन करने वाले। हाँ, अब समझना सबसे पहले वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से वो समझो। देखो वर्ग 15 में आपके 5 तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सभी क्या है, वर्ग 15 के तत्व है। तो जब ये जो वर्ग 15 के तत्व है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके हाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट कहलाते हैं। हाँ, तो अब इनसे हाइड्रोजन किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो जब भी वर्ग 15 के तत्वों से आपकी हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है और यदि उसे हाइड्रेट बनाना रहता है तो हाइड्रेट किस प्रकार से बनाता है, NH3, PH3, ESH3, SbH3, BiH3। मतलब ऐसा बोल सकते हैं वर्ग 15 के तत्वों के जो हाइड्रेट होते हैं उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, आपका EH3 होता है। क्या होता है, EH3। H3 आपको सब में देखने मिलेगा, बस E के स्थान पे नाइट्रोजन लिखना है, फास्फोरस लिखना है, आर्सेनिक लिखना है, एंटीमनी लिखना है और बिस्मथ लिखना है। तो ये होते हैं वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेट। क्या होते हैं, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेट होते हैं। अब ये जो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेट है इनका हमें अध्ययन करना है कुछ गुणों के आधार पर। पहला तापीय स्थायित्व, मतलब ताप देने पर इन सब में से ऐसा कौन सा हाइड्रेट है जो ज्यादा स्थायी होगा। दूसरा देखना है किसमें हाइड्रोजन बंद है, इनका गलनांक क्वथनांक देखना है, इनका क्षारीय गुण देखना है हमें। हाँ, अपचायक सामर्थ्य देखनी है। तो इन सभी गुणों का अध्ययन हमें इन सभी हाइड्रेटों का करना है। हाँ, तो बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे हम, तापीय स्थायित्व का। मतलब तापीय स्थायित्व का मतलब क्या होगा कि यदि मैं ये जो आपके हाइड्रेट है इनको यदि बाहर से क्या दूं, तापमान दूं, इनका तापमान बढ़ाओ तो कौन अधिक देर तक स्थायी रह सकता है, कौन कितना स्थायी रह सकता है, सबसे पहले हमें वो बताना है। मतलब पहला पॉइंट है आपका तापीय स्थायित्व का। पहला पॉइंट क्या है, तापीय स्थायित्व। मतलब कि हम ताप देने पर ये वाला हाइड्रेट ज्यादा स्थायी होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, हमें आपका ये बताना है। हाँ, अब देखो यहां पर बात आ रही है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है किसी से अभिक्रिया ना करना, किसी से अभिक्रिया ना करना। अब बताओ आपका N2H2 से अभिक्रिया कब करेगा, जब आपका एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच का 3 बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, तभी वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। और इसके लिए हाइड्रोजन के भी बॉन्ड क्या हो जाने चाहिए, ब्रेक हो जाने चाहिए, टूट जाने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यदि N2 क्या होता, स्थायी होता, जो कि कमरे के ताप पर स्थायी भी है ना, क्योंकि कमरे के ताप पर ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, बॉन्ड टूटता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पर स्थायी हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर हमें देखना है ये है कि यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कौन ज्यादा स्थायी रहता है, कौन ज्यादा स्थायी रहता है, मतलब किसके बीच के बंध नहीं टूटते, किसके बीच के बंध नहीं टूटते हैं। और यदि टूटते भी है तो वो तब टूटते जब हम अधिक तापमान कर देते, बहुत अत्यधिक कर देते हैं। हाँ, तो हमें वो देखना है। मतलब यहाँ पर हमें एक प्रकार से बंधों को देखना है कि कौन सा बंध कितना शक्तिशाली है। जो बंध मजबूत होगा वो तापमान देने से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा तो स्थायी होगा। वही तो करना है तापीय स्थायित्व। हाँ, तो अब हमें देखना है इन सब में से जितने भी आपके 5 प्रकार के हाइड्रेट है इनमें किसके बीच का बंध मजबूत है। जिसके बीच का बंध मजबूत होगा उसे यदि हम तापमान भी देते तो बंध नहीं टूटेगा, बंध नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, स्थायी होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है बंध यहाँ पर किसका मजबूत है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु के बीच में। हाँ, देखो नाइट्रोजन का जो आकार होता है वो कितना होता है, लगभग इतना होता है, और इससे क्या क्या जुड़ी रहती है आपकी, इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ी रहती है। देखो NH3, ये 3 हाइड्रोजन, आपका एक नाइट्रोजन। जैसे जैसे ऊपर से जाते हो तो क्या बढ़ता है, आपका आकार बढ़ते जाते हैं, कोषों में वृद्धि होती है। तो ये फास्फोरस का और भी इससे क्या जुड़े हैं, आपके 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ASH3 का और बड़ा कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 3 हाइड्रोजन है ना। यदि मैं SbH3 का बात करूँ तो इसका आकार और अधिक हो जाएगा, और यदि मैं BiH3 का बात करूँ तो इसका आकार और अधिक हो जाएगा। और इससे क्या लगे हुए आपके, इस प्रकार से हाइड्रोजन लगे हुए, क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए। हाँ, अब हमें बताना है कि इन सब में से किसके बीच का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। देखो हमेशा याद रखना, बॉन्ड हमेशा बराबरी वालों के बीच में अच्छे से बनता है।
हाँ, जिनके परमाणु आकार में ज्यादा भिन्नता नहीं होती उनके बीच का अच्छे से बनता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है इसका जो आकार है वो लगभग इस हाइड्रोजन परमाणु के समान है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कंपैरिजन करूँ तो जबकि इसका देखो इतना अधिक है और हाइड्रोजन का देखो बहुत छोटा सा, इसमें इसकी तुलना में आकार में भिन्नता अधिक है। यहाँ पर आकार में भिन्नता और अधिक है, यहाँ पर आकार में भिन्नता और अधिक है, और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आकार में भिन्नता और भी अधिक हो जाती है। मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो जो आपका वर्ग 15 के तत्व रहते हैं और जो हाइड्रोजन के आकार में भिन्नता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसे भिन्नता बढ़ने के कारण जो कि बंद होते जाते हैं कमजोर होते जाते हैं। अब यदि मैं तापमान दूंगा इन सब में से तो कौन सा बंद जल्दी टूट जाएगा, ये वाला बंद क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। जबकि यदि मैं बात करूं ये वाला बंद इसकी तुलना में कम जल्दी टूटेगा, ये वाला और कम, ये वाला और कम, और ये सबसे कम टूटेगा। हाँ, तो यदि मैं तापमान देता हूं तो सबसे स्थायी कौन सा होगा, NH3, क्योंकि इसके बीच का बंध मजबूत है, क्योंकि आकार में भिन्नता बहुत कम है। तो यहाँ पर तापीय स्थायित्व का क्रम क्या आ जाएगा, सबसे अधिक किसका आएगा, NH3 का, उसके बाद किसका आएगा, PH3 का, उसके बाद आएगा ASH3 का, उसके बाद SbH3 का, और उसके बाद BiH3 का। मतलब कि सबसे अधिक स्थायी कौन है, ताप देने पर NH3 अत्यधिक स्थायी होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है दूसरा पॉइंट, और वो है इसका अपचायक सामर्थ्य। दूसरा क्या है, अपचायक सामर्थ्य। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रेट क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। पहला दे देगा तापीय स्थायी, दूसरा दे देगा आपको अपचायक सामर्थ्य, तीसरा देगा क्षारीय गुण, चौथा देगा गलनांक या क्वथनांक, या वो हाइड्रोजन बंध भी दे सकता है आपको, वो जो मर्जी देना हो। तो आपको सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बात करें, अपचायक सामर्थ्य। देखो अपचायक सामर्थ्य मतलब क्या होता है, वो कितना अच्छा अपचायक है, उसकी सामर्थ्य कितनी है अपचयन करने की। अपचायक यानी जो अपचयन करेगा, अपचायक मतलब जो अपचयन करेगा, और सामर्थ्य मतलब शक्ति, मतलब कि अपचयन करने की शक्ति कितनी आपको ये बताना है इन सभी हाइड्रेट में से। देखो अब अपचायक वे होते हैं जो कि अपचयन करते हैं, वे खुद का ऑक्सीकरण करते हैं लेकिन सामने वाले का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। तो हमें देखना है इन सब में से सबसे अच्छा से अच्छा अपचयन कौन कर सकता है। मतलब हमें एक प्रकार से देखना है कि इन सब में से हाइड्रोजन को कौन अच्छे से अच्छा निकाल सकता है, और इसका आंसर आप सभी जानते हो कि सबसे अच्छे से कौन निकाल सकता है, BiH3, क्योंकि Bi का आकार बहुत अधिक होता है, हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण उनके बीच का जो बंध होता है बहुत ही कमजोर होता है। अब यदि बंध बहुत कमजोर है तो BiH3 चाहता है कि हाइड्रोजन निकले, तो चाहता ही है कि मैं जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन को निकाल लूं, है ना। तो यहाँ पर यदि मैं अपचायक सामर्थ्य की बात करूं तो सबसे अधिक किसका होगा, BiH3 का, फिर आपका SbH3 का, फिर आपका ASH3 का, फिर आपका PH3 का, और फिर आपका NH3 का। ये आपका क्या रहता है, स्थायित्व रहता है। क्या रहता है, ये आपका स्थायित्व रहता है। हाँ, ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं, मतलब सामने वाले का अपचयन कर सकते हैं, सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब यदि सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ना है तो अपने में से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। हाँ, और जब ये लोग अपने में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो सामने वाले में जोड़ेंगे और वो अपचयन करेंगे। तो यहाँ पर देखना था कि कौन सबसे अच्छे से हाइड्रोजन निकाल सकता है। हाँ, तो अभी हमने देखे थे Bi और H3 आकार में कितनी भिन्नता थी, मतलब कि ये तो बहुत आसानी से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, जा निकल, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जबकि NH3 में बात करें तो आकार लगभग इनका क्या होता है, हाइड्रोजन के समान ही होता है। तो क्या आसानी से हाइड्रोजन को निकालेगा, नहीं निकालेगा, क्योंकि बंध यहाँ पर बहुत मजबूत बना है, जबकि यहाँ पर बंध बहुत ही क्या है, कमजोर है। अब बंध बहुत कमजोर है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा आसानी से, या आसानी से सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ सकता है। और यदि आसानी से सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ सकता है तो इसकी जो अपचायक सामर्थ्य हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका अपचायक सामर्थ्य हो गया। हाँ, तापीय स्थायित्व, ताप देने पर कौन स्थायी रहता है सबसे अधिक, NH3 क्यों, क्योंकि बंध मजबूत बनता है, बंध मजबूत है मतलब तापमान भी दोगे तब भी ये बंध नहीं टूटेगा, जबकि ये बंध आसानी से टूट जाता है। उसी के आधार पे हमने बताया कि कौन अधिक अच्छा अपचायक होगा, BiH3, क्योंकि बंध बहुत कमजोर है तो आसानी से हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। बात समझ में आई। अब हमें क्या देखना है, इसका तीसरा पॉइंट, और वो क्या है आपका क्षारीय गुण, कि इन पांचों में से सबसे अधिक क्षारीय गुण कौन रखता है। मतलब हमें देखना है क्षारीय गुण कि इन पांचों में से NH3, PH3, ASH3, SbH3 और क्या होता है आपका BiH3, इन सब में से कौन
किसका क्षारीय गुण सबसे अधिक होता है वो हमें अब बताना है। हाँ देखो, क्षारीय गुण वे प्रदर्शित करते हैं जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। हाँ, लुईस क्षार क्या होते हैं? लुईस क्षार वे होते हैं जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। क्षार वे होते हैं जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं NH3, PH3, ASH3, SbH3, BH3, इन सब में मुझे क्षारीय गुण देखना है। मतलब ये मुझे देखना है कि इन सभी तत्वों में कौन कौन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। तो सभी तत्व यहाँ क्या कर सकते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या रहता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस पर भी एकाकी, इस पर भी एकाकी, इस पर भी एकाकी रहता है, इस पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। सभी तत्वों के पास क्या रहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। अब हमें बताना, मतलब सभी आपके क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा क्षारीय गुण कौन प्रदर्शित करेगा वो हमें बताना है। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है? देखो NH3 में जो नाइट्रोजन परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु का आकार लगभग इसी के समान होता है। P का और थोड़ा आकार बढ़ जाता है ना, P का आकार और बढ़ गया। यदि मैं ASH3 की बात करूँ तो आकार और बढ़ गया। यदि मैं SbH3 की बात करूँ तो आकार आपका और अधिक बढ़ गया। और यदि मैं किसकी बात करूँ, BiH3 की बात करूँ तो आपका आकार और अधिक बढ़ गया। हाँ, ये आपका NH3 है, ये आपका क्या है? आपका PH3 है, आकार थोड़ा सा अधिक है। ये क्या है? आपका ASH3 है। ये क्या है? आपका SbH3 है। और ये क्या है? आपका BiH3 है। ये आपके तीनों हाइड्रोजन है। हाँ, अब हमें ये बताना है कि इन सब में से आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन प्रदान कर सकता है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन को देखना है, हमें देखना है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन प्रदान कर सकता है। देखो इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। ये क्या है? आपका BiH3 है। हाँ, जगह कम है इसलिए और कुछ नहीं। ये क्या है? आपका SbH3 है ना। तो हमें बताना है इन सब में से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन आसानी से प्रदान कर सकता है। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है? आपका NH3। इसका सही आंसर क्या है? आपका NH3 है। अब NH3 क्यों, उसका भी कारण जानो। देखो, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कैसा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा। देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो देखना इसका, देखो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, इसके पास भी उतने ही है, इसके पास भी उतने ही, इसके पास भी उतने। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में सबके पास उतने ही है, लेकिन आकार इसका छोटा है। तो देखो यदि इसका मैं आयतन लेता हूँ, एकांक आयतन लेता हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व भी ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पर आकार बढ़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फैलेंगे तो जो एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब पहले यदि एकांक आयतन में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे तो अब आकार बढ़ गया तो वही ज्यादा भाग में फैल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आकार और अधिक बढ़ गया है तो और अधिक फैल जाएंगे ये लोग। यहाँ पर और अधिक फैल जाएंगे और यहाँ पर बहुत अत्यधिक फैल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सबसे कम है। यदि सबसे कम है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एकांक जो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो भी सबसे क्या होगा? कम होगा। इसी कारण जो आपका NH3 रहता है वो अत्यधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। एक एग्जाम्पल के लिए, हाँ, आपके पास कितने रुपए? 50 रुपए। और यदि वो जो 50 रुपए है आपकी जेब में रखे है तो आप आसानी से, यदि कोई सामने से मांगे तो आप आसानी से दे दोगे। लेकिन यह वही 50 रुपए यदि आपके कमरे में पूरे भर फैले हैं तो यदि कोई मांगने आता है तो आपको कितना देर लगेगा? सबसे पहले तो आपको उठाना पड़ेगा हर जगह से, वहां से उठाओगे, यहाँ से, वहां से उठाओगे, उसके बाद दोगे, है ना। लेकिन जब यदि आपके जेब में पैसे पड़े तो फट से उठाओगे, दे दोगे। हाँ, तो वैसे यहाँ पर आकार कैसा है? बहुत ही छोटा है। आकार बहुत ही छोटा है तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो कम, मतलब कि एकांक आयतन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, मतलब कि ज्यादा फैलेंगे नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में उतनी है, लेकिन यहाँ पर फैलाव उतना ज्यादा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर फैलाव ज्यादा होगा, यहाँ पर और ज्यादा होगा, यहाँ पर और ज्यादा होगा, यहाँ पर और ज्यादा होगा। तो यदि कोई सामने से आता है इलेक्ट्रॉन मांगने तो आसानी से दे पाएगा नहीं, पहले से क्या करना पड़ेगा? समेटना पड़ेगा पूरे इलेक्ट्रॉन को, फिर सामने वाले को देगा। लेकिन यहाँ पर इसके पास तो पड़ी है, कोई भी सामने से आएगा दे देगा, ले। हाँ, तो यदि मैं बात करूं क्षारीय गुण की तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? आपके NH3 का क्षारीय गुण सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद किसका होगा? PH3 का। उसके बाद किसका होगा? ASH3 का। उसके बाद किसका होगा? SbH3 का। उसके बाद किसका होगा? आपके BiH3 का हो जाएगा।
ये आपको एग्जाम में पहला पॉइंट डालना रहता है, तापिस तय, उसका कारण देना रहता है, क्रम लिखना रहता है, फिर आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं उस बात के। इसी प्रकार से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्रम लिखना जरूरी है होता है, और कारण भी देना जरूरी होता है कि ऐसा क्यों। इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही थी, कम हो रही थी। क्या हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि आकार बढ़ रहा था, है ना। तो आकार यदि बढ़ रहा था तो आपका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो कम हो रहा था, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा था तो उसे देने में प्रॉब्लम जा रही थी। हाँ, तो क्षारीय गुण का क्रम क्या हो जाता है, सबसे दिया NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3। हाँ, आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चौथा क्या है, हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन बंध देखना है। क्या देखना है, हाइड्रोजन बंध देखना है। अब समझना, हमें यह बताना है कि इन सभी में NH3, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3 में कौन सा ऐसा बंधा है या कौन सा ऐसा हाइड्रेट है जो क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ये आपको बताना है। हाँ, तो देखो, हाइड्रोजन आबंध वही बनाता है जिसके पास 2 क्षमता हो। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए 2 क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहली क्षमता क्या होनी चाहिए कि जो आपका आकार होना चाहिए वो अत्यंत क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। आपका आकार बहुत ही छोटा होना चाहिए, आपका आकार बहुत ही छोटा होना चाहिए। और दूसरी होती है कि आपकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होनी चाहिए, है ना। आपकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होनी चाहिए। देखो, हाइड्रोजन बंध हमेशा किसके साथ बनता है, हाइड्रोजन के साथ बनता है। हाँ, और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध वही बनाता है जो 2 प्रॉपर्टी रखता है, उसका आकार भी निम्न हो और उसके उच्च विद्युत ऋणात्मकता भी हो। पूरी आवर्त सारणी में केवल 3 ही ऐसे तत्व है जिनमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक है आपका नाइट्रोजन, हाँ, एक है आपका क्या, ऑक्सीजन, और एक है आपका फ्लोरीन। ये 3 ही तत्व ऐसे हैं जो कि ये दोनों गुणों को रखते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च होती है। फॉन्सल्ब्रिसी में FON फोन आता है ना, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो इन्हीं की है। साथ ही इनका ये सबसे पहले तत्व अपने ग्रुप के, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, फ्लोरीन भी, वर्ग 15 का प्रधान, वर्ग 16 का प्रधान, वर्ग 17 प्रधान, तो इनका आकार भी सूक्ष्म है। इसी कारण ये यदि हाइड्रोजन सामने आते तो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर NH3, PS3, ASH3, SbH3, BiH3, है ना। तो इसमें जो नाइट्रोजन है उसका आकार कैसा है, छोटा भी है और साथ ही विद्युत ऋणात्मकता उच्च भी है। इनका आकार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है ऊपर से नीचे जाने पर। इसलिए यहाँ पर केवल हाइड्रोजन कौन बनाता है, आपका NH3। तो आपको लिखना पड़ेगा कि NH3 किस बंध का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। हाँ, जो आपका NH3 वो हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है वो जानो। देखो, ये हो गया आपका NH3, हाँ, और दूसरा NH3 सामने से ला लो, ये आपका N, ये आपका H, ये आपका H, ये वाला आपका H हो गया। अब क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन देखता है कि नहीं इसमें सामने वाले में दोनों क्वालिटी है, तो इससे वो क्या बना लेता है, वो बंध बना लेता है। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आता है, और एक NH3 आता है, दूसरा H, तीसरा H, ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ बंध बना लेता है। हाइड्रोजन के साथ ही अन्य तत्व जो बंध बनाते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने बंध बनाया। बाकी हाइड्रोजन आता है इनके भी सामने, देखो हाइड्रोजन के पास भी है, लेकिन वो सोचता है नहीं यार ये मेरे हिसाब का आदमी नहीं है जिससे मैं हाइड्रोजन बंध बना सकूं। तो बात समझ में आई, हाइड्रोजन बंध कौन बनाते, केवल नाइट्रोजन ही बनाता है। हाँ, तो ये आपके 4 गुण हो गए, बेसिकली 4 गुण। अब सबसे गुण आता है लास्ट में, गुण नंबर 5, और वो क्या आपका गलनांक एवं क्वथनांक। क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब कि जितने भी आपने अभी तक हाइड्रेट पढ़े हो उन सभी हाइड्रेटों में गलनांक या क्वथनांक किसका सबसे उच्च होता है और किसका सबसे निम्न होता है। हाँ, देखो गलनांक या क्वथनांक के लिए एक बात याद रखना कि जब भी आपको क्या देखना हो, गलनांक देखना हो, क्या देखना हो, गलनांक देखना हो या क्वथनांक देखना हो, दोनों चीज देखना हो, तो उन दोनों में देखना बंध देखना, उनके बीच बंध कितने मजबूत है। तो क्वथनांक और गलनांक का बेसिक मतलब क्या होता है कि उनके बीच के हमें बंधों को तोड़ना रहता है। और बंधों को तोड़ना कब आसान होता है, जब बंध कमजोर होते हैं। मतलब यहाँ पर देखना है कि हमें बंध कैसे है, इनके बीच के बंध कैसे। हाँ, और आपके कौन कौन से हाइड्रेट है, आपके पहला हाइड्रेट है आपका NH3, PS3, ASH3, SbH3 और क्या है आपका BiH3। यहाँ पे कितने हाइड्रेट है, 5 हाइड्रेट है। इन 5 हाइड्रेट में आपको बताना है कि किसका बंध मजबूत है और किसका बंध कमजोर है। जिसका बंध मजबूत होगा वो क्या कर लेगा, उसका गलनांक क्वथनांक उच्च हो जाएगा, क्योंकि बंध मजबूत होगा तो तापमान अधिक देना पड़ेगा, तापमान अधिक देना पड़ेगा तो आपका गलनांक क्वथनांक वैसे उच्च हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ पर आपको NH3 में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसके बीच का बंध नहीं देखना है,
आपको देखना रहता है एक अणु और इसी के समान दूसरे अणु के बीच में कैसा बंध है, वो आपको देखना रहता है। इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा है ना। बच्चों को केवल क्या याद रहता है कि गलनांक क्वथनांक का मतलब हमें बंधों को देखना है, बंध कितने मजबूत है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं NH3 का तो बंध बहुत मजबूत है, आकार में लगभग समानता है तो बंध मजबूत होगा। यहां पर हमें एक N और एक हाइड्रोजन के बीच का बंध नहीं देखना रहता है, यहां पर हमें एक NH3 और दूसरे NH3 के बीच का बंध देखना रहता है। हाँ, एक PS3 दूसरे PS3 के बीच का बंध देखना रहता है। इसलिए गलनांक के क्वथनांक में एक NH3 और दूसरे NH3 के बीच का बंध देखते, एक PS3 और दूसरे PS3 के बीच का बंध देखते हैं। हाँ, तो देखो यदि यहां पर मैं बात करूं PH3 ASH3 SbH3 BiH3, इन सभी में कौन सा बंध पाया जाता है, वॉन डर वाल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, वॉन डर वाल बंध। क्योंकि जब दुनिया में कोई बंध नहीं पाया जाता तो कौन सा बंध पाया जाता है, वॉन डर वाल बंध पाया जाता है। हाँ, लेकिन जो आपका अमोनिया है ना उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो उसको तो अभी छोड़ दो, उसका तो गलनांक क्वथनांक वैसे ही उच्च होने वाला है, उसको अभी रख दो। अभी हम बात करेंगे इन सब की। हाँ, देखो इन सब में कोई बंध उपस्थित है, मतलब कौन सा बंध उपस्थित है, वॉन डर वाल बंध उपस्थित है। ऐसा नहीं कि अमोनिया में वॉन डर वाल बंध नहीं है, वहां भी वॉन डर वाल बंध है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन बंध भी। वॉन डर वाल बंध हमेशा होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल आप किसी भी स्थिति में हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल आप पर अप्लाई होते रहता है। वैसे वॉन डर वाल बंध हमेशा दो अणुओं के बीच में पाया जाता है। अतिरिक्त बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन बंध, जैसे यहां पर और इसके बीच में वॉन डर वाल बंध भी हाइड्रोजन बंध भी है, दोनों प्रकार के बंध है। लेकिन यहां पर कोई भी बंध नहीं है, नहीं लंदन बल है, नहीं द्विध्रुव बल है, कोई बल नहीं। मतलब कौन सा बल होगा, वॉन डर वाल बल ही होगा यहाँ पर, है ना। मतलब ऐसा बोल सकते कि एक PH3 और दूसरे PH3 के अणु के बीच में कौन सा बंध है, आपका वॉन डर वाल बंध है। कौन सा बंध है, वॉन डर वाल बंध है। मैं इनकी बात करूं। हाँ, अब देखो, अब वॉन डर वाल बल मजबूत है कमजोर है वो कैसा पता चलेगा। देखो हमेशा याद रखना, ये जो वॉन डर वाल बल होता है ना वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक कैसी है, बहुत ही अधिक भारी वस्तु है और नीचे जमीन है, उसको फेंकना बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत तरह से अप्लाई होता है। यदि हल्की वस्तु उसे आप फेंकना, कागज को फेंकना बहुत ही आराम से वो धीरे गिरता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान जितना कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगभग वॉन डर वाल बल के समान ही होता है। केमिस्ट्री के किसी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐसा एज अ फैक्ट याद रख सकते हो कि जो आपका क्या रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के समान होता है वॉन डर वाल बल। और वॉन डर वाल बल पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, वो कितना भारी है इस बात पे निर्भर करता है। तो देखो एक PH3 दूसरे PH3 के बीच में कौन सा बंध बना, वॉन डर वाल बंध। यहाँ भी वॉन डर वाल बंध, यहाँ भी वॉन डर वाल बंध, यहाँ भी वॉन डर वाल बंध। अब कौन सा बंध मजबूत होगा ये हमें देखना रहता है, उनका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान अधिक होगा, इसका अधिक होगा, इसका अधिक होगा या इसका अधिक होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ Bi की, Sb की, S की, P की और नाइट्रोजन की, सॉरी नाइट्रोजन को हटा दो, P की, तो यहाँ पर बताओ किसका परमाणु आकार सबसे अधिक है, Bi का परमाणु आकार अधिक है तो वो भारी भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब एक BiH3 दूसरे BiH3 के साथ जब वॉन डर वाल बंध बनाता है तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, इसका जो बंध रहता है बहुत मजबूत बनता है। मतलब यहाँ पर सबसे मजबूत बंध कौन सा होगा, एक BiH3 दूसरे BiH3 का, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि BiH3 का बंध ज्यादा मजबूत होगा। किससे ज्यादा मजबूत होगा, आपके SbH3 से, क्योंकि इसका आकार कम है। आकार कम है तो क्या होगा, आकार कम है तो द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम है तो आपका क्या कम होगा, वॉन डर वाल बंध कमजोर होगा। फिर SbH3 के पहले ASH3 और आपके ASH3 के पहले आपका PH3, है ना। देखो इसके बीच का बंध बहुत मजबूत है, तो यदि इसे आपको अलग करना है तो ज्यादा क्या देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। तापमान ज्यादा दोगे तो गलनांक क्वथनांक अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें बंध कमजोर है इसकी तुलना में तो तापमान कम देना पड़ेगा, तापमान कम तो गलनांक क्वथनांक कम, गलनांक क्वथनांक कम, गलनांक क्वथनांक और कम। बात है समझ में। यदि मैं इस NH3 को छोड़ दूं, क्योंकि आपका एक NH3 और दूसरे NH3 के बीच में एक अलग ही प्रकार की प्यार मोहब्बत है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, आपका हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। तो हाइड्रोजन बंध का जो होता है ना वो गलनांक एवं क्वथनांक दोनों से अधिक होता है, क्योंकि इसके बीच में कौन सा बंध है, हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है। कौन सा बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है। बात है समझ में। इसके बीच में हाइड्रोजन आबंध है तो इसको तो छोड़ ही दो, इसका तो उच्च होना ही है। बात करनी थी हमको इन सब में, इन सब के जो वॉन डर वाल बल था, वॉन डर वाल बंध
द्रव्यमान से बढ़ता है, सबसे अधिक द्रव्यमान इसका था तो वॉन डर वाल्स सबसे अधिक मजबूत इसका, तो गलनांक भी सबसे अधिक। इसका थोड़ा और कमजोर होगा क्योंकि द्रव्यमान और कम है, इसका और कमजोर होगा क्योंकि द्रव्यमान और कम है, इसका सबसे कमजोर होगा क्योंकि इसका सबसे द्रव्यमान कम है ना। और यहाँ पर NH3 और दूसरे NH3 के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बात है समझ में? तो ये आपके 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था आपका? तापीय स्थायित्व, है ना। वहां तापीय स्थायित्व, एक बात याद रखना, तापीय स्थायित्व में हमें NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बंध देखना रहता है। गलनांक वतनांक में हमें एक NH3 और दूसरे NH3 के बीच का बंध देखना रहता है। अब चैक सामर्थ्य में बंध ही देखना रहता है। क्षारीय गुण में कौन इतना आसानी से दे सकता है, हाइड्रोजन बंध में केवल NH3 बनाता है, गलनांक वतनांक के लिए उनके बीच के बंध देखना रहता है।